कि बिना भारतीय कपड़ों के व्यापार के मसालों का व्यापार असंभव है। अतः वे भारतीय कपड़ों के व्यापार के लिए कोरोमंडल के तट पर दक्षिण की ओर बढ़ गए। डच व्यापारी कोरोमंडल तट पर पूरी तरह छा गए और जावा सुमात्रा के व्यापार पर भी अधिकार कर लिया। अंग्रेज जो डचों से पहले आए थे लेकिन स्थापित बाद में हुए, उनको डचों के विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने समुद्र में स्वयं को सर्वशक्तिमान सिद्ध करके सूरत में स्वयं को 1612 ईस्वी में स्थापित करने में सफल हो गए। अंग्रेजों के साथ साथ डच ने भी सूरत में फैक्ट्री स्थापित कर ली। इन व्यापारिक कंपनियों ने भारत से नील, सूती कपड़ा, रेशम, चीनी, सोरा आदि का व्यापार किया। इन व्यापारिक गतिविधियों के फलस्वरूप फसल के उत्पादन, कपड़े तथा अन्य वस्तुओं के उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई और मुद्रा का अत्यधिक प्रसार हुआ। भारत यूरोप के संपर्क में आया। भारत में सोने चांदी का भारी मात्रा में आयात हुआ, परंतु मुद्रा स्फीति के कारण वस्तुएं महंगी होती चली गईं और गरीबों की स्थिति बद से बदतर होती चली गई। अर्थव्यवस्था एवं समाज। मुगलकालीन समाज सामंती व्यवस्था पर आधारित था और बादशाह समाज में सर्वोच्च स्थान पर था। बादशाह के बाद अमीरों को समाज में प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त था। उन्हें वे अधिकार प्राप्त थे जो जनसाधारण को प्राप्त नहीं थे। इसी कारण जनसाधारण और अमीर वर्ग के रहन सहन में काफ़ी अंतर था। अमीर धन को भोगते थे जबकि जनसाधारण की स्थिति दयनीय थी। अमीर यह जानते थे कि उनके मरने के बाद बची हुई संपत्ति शाही खजाने में चली जाएगी, इसीलिए वे उसका जमकर उपभोग करते थे और बचत की ओर कोई ध्यान नहीं देते थे। रईस वर्ग मदिरा और स्त्री सुख में लिप्त रहता था। अबुल फजल के अनुसार बादशाह के हरम में 5000 से अधिक महिलाएं थीं, जिनकी देखभाल के लिए महिला अधिकारी होती थी। अमीर वर्ग का भोजन और वस्त्र दोनों ही महंगे और दुर्लभ होते थे। वे साज सज्जा से परिपूर्ण बड़े बड़े महलनुमा घरों में रहते थे और संगीत एवं खेलों से मनोरंजन किया करते थे। इस काल की मुख्य बात यह थी कि देश का पैसा देश में ही रहता था, विदेशों के लिए इसके अफवाह की अनुमति न थी। अमीर वर्ग और जनसाधारण वर्ग के बीच मध्यम वर्ग का एक तबका था जिसकी संख्या काफ़ी कम थी। इस वर्ग का रहन सहन अच्छा था। इस वर्ग में व्यापारी और सरकारी अफसर आते थे। कुछ यूरोपीय लेखकों के अनुसार तटीय क्षेत्र के व्यापारी काफ़ी विलासितापूर्ण एवं शानो शौकत का जीवन व्यतीत करते थे। निम्न वर्ग या जनसाधारण का जीवन कष्टमय था। उन पर पहनने के लिए पर्याप्त कपड़ों एवं खाने के लिए पौष्टिक भोजन का अभाव रहता था। साधारण भोज्य पदार्थों के लिए उन्हें कोई कमी नहीं थी, लेकिन अकाल के दौरान इसके भी लाले पड़ जाते थे। कृषि। मुगल काल में साधारणतः उन फसलों की पैदावार की जाती थी जिनकी की आज की जाती है। यह कहना गलत होगा कि मुगल काल में विशेष क्षेत्र विशेष फसल के उत्पादन के लिए नहीं जाने जाते थे। चीनी बंगाल और बिहार के अनेक भागों में पैदा
की जाती थी और भारत के अन्य भागों को निर्यात की जाती थी। नील उत्तर भारत में पैदा किया जाता था। पेलसर्ट के अनुसार यमुना की घाटी और मध्य भारत में नील का उत्पादन भारी मात्रा में किया जाता था। वस्त्र उद्योग में कच्चे माल की आपूर्ति के लिए कपास और रेशम का उत्पादन देश के कुछ निश्चित क्षेत्रों में किया जाता था। तंबाकू की खेती 1604 ईस्वी या 1605 ईस्वी में शुरू हुई। कृषि उत्पादन में प्रयोग में आने वाले औजार भी वही थे जो 20वीं सदी के 60वें दशक में प्रयोग में लाए जाते थे, लेकिन उस समय सिंचाई की वैसी व्यवस्था नहीं थी जैसी कि आज है। किसानों को सदैव ही स्थानीय सरकारी अफसरों के दमनात्मक रवैये का सामना करना पड़ता था। शिल्प उत्पादन मुगलकालीन अर्थव्यवस्था में व्यापारिक गतिविधियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। व्यापारी न केवल भारत शाही वर्ग की ज़रूरतों को पूरा करते थे, बल्कि यूरोप और मध्य एशिया के व्यापारियों की ज़रूरतें भी पूरा करते थे। मुगल काल में भारत का सर्वाधिक प्रमुख उद्योग कपड़ा उद्योग था। सूती कपड़ा उद्योग के मुख्य केंद्र संपूर्ण भारत में विभिन्न भागों में फैले हुए थे। कुछ केंद्र कोरोमंडल तट पर गुजरात में पाटन, खानदेश में बुरहानपुर, जौनपुर, बनारस एवं पटना और कुछ अन्य स्थान सूती कपड़ा उद्योग के लिए विख्यात थे। उड़ीसा और पूर्वी बंगाल के बीच का संपूर्ण क्षेत्र सूती वस्त्र उत्पादन के लिए और ढाका रेशमी वस्त्रों के लिए जाना जाता था। पेलसार्ट के अनुसार चाबासपुर और सोनारगांव वस्त्र उत्पादन के प्रमुख केंद्र थे। यूरोप में मुगलकालीन भारत सूती वस्त्र उत्पादन के लिए विख्यात था। रंगाई उद्योग सुविकसित अवस्था में था। रेशमी वस्त्र उद्योग को शाही संरक्षण प्राप्त था। बंगाल के अतिरिक्त रेशम उद्योग लाहौर, आगरा, फतेहपुर सीकरी और गुजरात में भी विकसित दशा में था। कालीन उद्योग को अकबर का संरक्षण प्राप्त था। कश्मीर, लाहौर और आगरा कालीन उद्योग के प्रमुख केंद्र थे। कश्मीर और पंजाब के क्षेत्र ऊनी वस्त्रों के लिए जाने जाते थे। मुगल काल में जहाज भी बनते थे, पर यह उद्योग विकसित नहीं था। इन उद्योगों के अतिरिक्त अन्य उद्योग भी अस्तित्व में थे। नगर समृद्धि और संपन्नता मुगल कालीन नगरों की प्रमुख विशेषता थी। राल्फ फिच ने 1585 ईस्वी में लिखा है, आगरा और फतेहपुर सीकरी दो बड़े शहर थे जो लंदन से भी बड़े थे और यहाँ की आबादी भी अधिक थी। आगरा और फतेहपुर सीकरी के बीच 12 मील की दूरी थी और पूरे मार्ग पर विभिन्न वस्तुओं का बाजार था। टेरी के अनुसार पंजाब एक समृद्ध और संपन्न सूबा था। लाहौर पंजाब का महत्वपूर्ण और संपन्न शहर था। यह व्यापार के लिए अन्य नगरों से सड़क मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ था। मानसरेट के अनुसार 1581 ईस्वी में यूरोप में लाहौर के बराबर कोई दूसरा शहर नहीं था। खानदेश अपने बड़े आकार, संपन्नता और भारी जनसंख्या के लिए जाना जाता था। अबुल फजल ने अहमदाबाद को अत्यंत समृद्ध और विशाल नगर बताया है। इनके अतिरिक्त पूर्वी भारत के प्रमुख नगर थे बनारस, पटना, राजमहल, बदरवान, हुगली, ढाका और चिटगांव। डच, अंग्रेजी तथा फ्रांसीसी कंपनियों के माध्यम से यूरोप से वाणिज्य एक व्यापार क्रांति। डच 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी नामक एक व्यापारिक संस्थान की स्थापना भारत के विभिन्न भागों में व्यापार करने के उद्देश्य से की गई। इसे हॉलैंड सरकार द्वारा 21 वर्षों के लिए भारत और पूर्वी जगत के साथ व्यापार और विजय संबंधी अनेक अधिकार दिए। यह डच ईस्ट कंपनी काली मिर्च और महंगे मसालों के व्यापार पर एकाधिकार जमाने और बलपूर्वक उसकी रक्षा करने के लिए कृत संकल्प थी, और वह बाकी अगले पाठ में